बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों का पहला अध्याय समाप्त किया है, जिसमें हम आपको पहले ही बताए थे कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स। तो हिस्ट्री और सिविक्स प्रथम खंड में पढ़ाया जाता है और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स द्वितीय खंड में। तो आपका हिस्ट्री का पहला पार्ट हम यूरोप में राष्ट्रवाद समाप्त कर चुके हैं और अब हम पहले खंड के दूसरे पार्ट में यानी नागरिक शास्त्र पार्ट में पहला पाठ शुरू करेंगे, सत्ता की साझेदारी ना। तो आप लोगों को कक्षा 9 में भी सत्ता की साझेदारी के संबंध में बताया गया था। उसमें ये हमने बताया था कि शासन के कितने अंग होते हैं, उनमें किस तरह से तालमेल होता है। शासन के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। की कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का कानून होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है उसे लागू करना, और न्यायपालिका का काम होता है कि उसका उल्लंघन होने पे जो उन कानूनों का उल्लंघन करे उसे दंड देना होता है। तो जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं, हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस हट गया है, अब हमारी गवर्नमेंट ने हमको एनसीईआरटी सिलेबस दिया है। तो एनसीईआरटी में किसी भी चीज़ को कहानी के माध्यम से समझाने की प्रक्रिया है। तो उसी तरह हम आज सत्ता की साझेदारी के संबंध में, सत्ता में किस तरह से लोगों की साझेदारी होती है, इसको हम बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आज हम आप लोगों को बेल्जियम की कहानी बताएंगे। बेल्जियम जो है वो यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। आपको यूरोप का राष्ट्रवाद जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बेल्जियम आया था। बेल्जियम देश का नाम आपने सुना। बेल्जियम जो था वो बाल्कन के क्षेत्र में आता था। वो बाल्कन का क्षेत्र जिसको लेकर के सारे मित्र देश लड़ रहे थे, जैसे जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, रसिया, जो क्षेत्र थे वो बाल्कन के क्षेत्र को अपने अपने हिस्से में कब्जा करना चाहते थे, जिससे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पड़ी। तो उसी बाल्कन के क्षेत्र का बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में, और क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है। और इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। मतलब सोचिए कितना छोटा सा देश है, 1 करोड़ आबादी है मात्र। और इसकी हरियाणा की आबादी के करीब आधा समझिए, यानी हमारे इतने छोटे से हरियाणा राज्य है हमारे देश का हरियाणा राज्य, जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो उस हरियाणा राज्य की आबादी से भी इसकी आबादी आधा है। सोचिए कितने छोटा सा देश है, कितने कम लोग रहते हैं ना। इसके आबादी आधा है। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। अब सोचिए कि हम जाति धर्म हम लोग अपने हिंदुस्तान में सुनते आ रहे हैं कि फलां किस जाति का है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, तो माइनॉरिटी है, क्या है। ये सिर्फ हम अपने हिंदुस्तान में ही नहीं सुनते हैं ना, अपने देश में पूछा जाता है आप लोगों से कि क्या हो, चाहे अभी स्कॉलरशिप का वो बनवाना होगा प्रमाण पत्र, ये तुम एससी का प्रमाण पत्र बनवाओ, तुम एससी जनरल का बनवाओ, ये शब्द आपके कानों में बार बार आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा भारत देश में ही ये जातीय बनावट है या ये जाति के लोग हैं। विदेशों में भी जाति और धर्म भाषा के आधार पर वहाँ पे भी लोगों में मनमुटाव वैमनस्य होते रहते हैं। ये एक मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है जिसको लेकर के मतलब हर मनुष्य में ये चीज़ें चलती रहती हैं। अब देखिए वहाँ की जो राजधानी ब्रुसेल्स में है, 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं। जो वहाँ की आबादी 80%, 20 लोग डच भाषा बोलते हैं। आप समझेंगे 80% समझिए, 80% क्या हो, यानी 100 लोगों में, मानिए प्रतिशत हमेशा 100 में निकाला जाता है। तो 100 में 80 लोग जो हैं अगर हैं तो वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20 लोग बचते हैं वो लोग डच भाषा बोलते हैं। लेकिन ये राजधानी ब्रुसेल्स की स्थिति है। लेकिन पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो डच भाषा के लोग संख्या के हिसाब से देखा जाए तो वो ज़्यादा हैं, बहुसंख्यक हैं। फ्रेंच भाषा के लोग कम हैं। लेकिन जो डच भाषी लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वो लोग पैसे से और सामाजिक स्थिति से कमज़ोर हैं। इस चीज़ को आप अपने देश के परिप्रेक्ष्य में समझाने की आपकी हम कोशिश करते हैं। जैसे अपने क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये चीज़ें आती हैं। ये शब्द आप सुनते हैं। जनरल यानी सामान्य लोग,
सामान्य लोगों में जो लोग भी आते हैं उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी शैक्षणिक स्थिति, उनकी रोजगार की स्थिति वो बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बाद ओबीसी के लोग आते हैं जो उनमें तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम हैं, पैसे के मामले से भी, शैक्षणिक स्तर के मामले से भी, और धन संपत्ति के मामले में भी उनसे कम है। और जो एस सी आते हैं उनकी स्थिति समाज में सामान्य और ओबीसी की तुलना में भी कम है। लेकिन हमारी सरकार उन लोगों को विशेष सुविधा देती है, ओबीसी एससी एसटी को, तो इससे उनके धीरे धीरे अब उनके आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है। लेकिन अभी ये सुधार की बहुत लंबी प्रक्रिया है, इतनी जल्दी सुधार नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे सुधार होने की प्रक्रिया है। जैसे उसी तरह से जैसे तो अपने के यहाँ भी कभी कभी सुनने में आता है कि नाराज़गी रहती है लोगों में, तो ये चीज़ रहता है, जिसके चलते सन 1950 और 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों में, जब वहाँ जो 1950 और 1960 का दशक है के दशक में इन 10 सालों में फ्रेंच और डच लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने लगा था। और इसका सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। बेल्जियम की राजधानी कहाँ बताया मैंने? ब्रुसेल्स में आपको बताया। इसका सबसे ज़्यादा वहाँ ग्रुप है। डच बोलने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा, लेकिन धन समृद्धि के मामले में वो कम थे, अल्पमत थे, इसलिए वो चीज़ था। तो अभी तक मैंने आप लोगों को इतनी बच्चों, आप लोग इस बात का मतलब को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि जो डच लोग थे वो लोग संख्या के हिसाब से ज़्यादा थे, और लेकिन फ्रेंच लोग भाषा कम थे, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो फ्रेंच भाषी लोगों की तुलना में बहुत ही कमज़ोर थी, बहुत ही गरीब थे। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने हमने आपको इतनी बातें बताएं। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, और इस देश में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोग रहते हैं। फ्रेंच लोग जो हैं वो आर्थिक रूप से ज़्यादा समृद्ध हैं बनस्पत डच भाषी लोगों की अपेक्षा में। इसी संपन्नता को लेकर के, इसी शासन शक्ति को लेकर के उन लोगों में दोनों समुदायों के बीच में तनाव होता रहा। तो अब इस तनाव को कम करने के लिए वहाँ की सरकार ने कैसे इस समस्या को हल किया, अब हम इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। एक मिनट, जो समस्या थी बच्चों बेल्जियम में, तो बेल्जियम की सरकार ने जो डच भाषा और फ्रेंच भाषी लोगों में जो समस्याएं पनप गई थी, उस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ के नेताओं ने क्षेत्र में सांस्कृतिक विविधता को अपने इस समस्या को स्वीकार किया। और 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन, कितने संशोधन? 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी नागरिक को बेगानापन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी, कोई देश ऐसा नहीं कर पाया। तो अभी तक हम आपको बता चुके हैं कि जो बेल्जियम देश में फ्रेंच भाषा और डच भाषा के लोगों में वैमनस्य था। वहाँ की सरकार ने, वहाँ के नेताओं ने इस समस्या को स्वीकार किया और 1970 से लेकर 93 के बीच में अपने संविधान में 4 संशोधन किए। जो संविधान क्या चीज़ हो, संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए एक कानून होता है, एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है, कानून होता है कि किसी भी देश का संचालन इस संविधान के तहत होगा। जैसे हमारे देश का अपना संविधान है, हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को मनाते हैं। हमारे देश के भी संविधान में बहुत से संशोधन हुए हैं। तो उसी तरह वहाँ की भी सरकार ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए ताकि वहाँ के लोग को मिलजुल के रह सकें और किसी के मन में असंतोष या ये नहीं आए कि ये अरे हम, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व किया था। जो डच भाषी लोग थे, जो वहाँ की जो केंद्रीय सरकार थी, जो ब्रुसेल्स में बनी थी, तो आपको मालूम है कि वहाँ फ्रेंच भाषा के लोग ज़्यादा थे, डच भाषा के कम थे, लेकिन वहाँ डच भाषा लोगों को भी
बराबर का ही अधिकार दिया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ तीसरे स्तर की भी सरकार काम करती है, जिसे यानी जिसे हम सामुदायिक सरकार कहते हैं। अब समझिए, अपने के यहाँ भी इसको इस तरह समझिए, जैसे अपने के यहाँ भी 3 तरह की सरकार होती है। केंद्र सरकार, जिसके मुखिया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्य सरकार, जो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, तो यहाँ के मुखिया कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और तीसरे स्तर की सरकार है जिसे स्थानीय सरकार या नगर निगम कहते हैं। या फिर गांव में जो बच्चे गांव से आते होंगे वो सुने होंगे, गांव में मुखिया का चुनाव होने वाला, फलां का चुनाव होने वाला, जिला परिषद का चुनाव है, तो उससे तो अपने के यहाँ भी शासन सत्ता 3 है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। तो उसी तरह तो फ्रांस में भी 3 स्तरीय सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और तीसरे स्तर की सरकार को सामुदायिक सरकार कहते हैं। और भारत में इस तीसरे स्तर की सरकार को पंचायती सरकार या पंचायती राज व्यवस्था कहा जाता है। इस सरकार का जो फ्रांस में जो तीसरे स्तर की सरकार है, इसका चुनाव एक ही भाषा के लोग बोलने वाले करते हैं, जैसे डच हैं, फ्रेंच हैं, जर्मन हैं। समुदाय के लोग चाहे वो जहाँ भी रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को वो चुनते हैं। उनकी यह सामुदायिक सरकार जो होती है वो भाषा, संस्कृति और शिक्षा और भाषा संबंधी मसलों पर फैसला लेती। जो उनके यहाँ सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा, जैसे उनकी भाषा संबंधी कोई मसले होते हैं, उस पर उनको फैसला लेने का अधिकार होता है। इस प्रकार से हमने पूरी बेल्जियम की कहानी आपको बताई कि बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है और जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। और उसकी आबादी 1 करोड़ यानी उसकी आबादी से आधी है। वहाँ डच और फ्रेंच भाषा के भाषी लोग रहते हैं। उनमें थोड़ा मनमुटाव था अपनी आर्थिक संपन्नता को लेकर, क्योंकि फ्रेंच भाषा के लोग ज़्यादा संपन्न थे, डच भाषा के लोग कम संपन्न थे। इस समस्या को दूर करने के लिए वहाँ की सरकार ने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। इस संशोधनों के आधार पर वहाँ का गठन मतलब कई तरह के कार्य किए, हम लोगों ने समझ लिया। और तो कैसे वहाँ की समस्या को सरकार ने हल किया बेल्जियम कहानी के माध्यम से। अब आपको हम कल श्रीलंका की कहानी बताएंगे कि श्रीलंका में सत्ता की क्या समस्या थी, वहाँ के लोगों में क्यों असंतोष था, वहाँ की सरकार ने इस समस्या को हल करने के लिए कैसे कैसे कदम उठाए। और इस पाठ को आप पूरा अच्छी तरह से लिख लीजिएगा और बार बार अब पढ़ने की कोशिश करिएगा।